दुरिया प्लीज खाना खा लो। देखो तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। ऐसे तुम और बीमार पड़ जाओगी। गुड़िया प्लीज अब्बिया की बात मान लो, फिर गेम्स भी खेलेंगे। ओके चलो मुंह खोलो। आयशा और अमी कब से दुरिया की मिन्नतें करती कि वो खाना खा ले, मगर दुरिया गुमसुम सी जाने क्या सोच रही थी। लगता है मेरी बीवी को मेरे हाथ से खाना खाना है। आई एम राइट। दुरिया जो चुपचाप बैठी थी एकदम से पीछे मुड़कर देखा, यानी वो यहाँ भी पहुंच गया था। हाल के दरवाजे पर खड़े शारम को देखा था, जो ब्लैक थ्री पीस पहने हुए अपनी भरपूर वजाहत समेत वहां पर खड़ा था। एक दफा तो रामीन और आयशा भी दंग रह गई थी उसकी जुर्रत पर कि वो घर तक आ गया था। दुरिया ने आयशा के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश की थी, जबकि जारम को उसकी यह हरकत कुछ पसंद आई। यहाँ क्या कर रही हैं आप, और आप अंदर कैसे आए हैं? जाए यहाँ से। आयशा ने गुस्से से कहा, जबकि उसकी बात नजरअंदाज करता जारम अब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। घर में इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी। चचा जान अपने कमरे में आराम कर रहे थे, जबकि फाइक और चचा जान बाहर थे। देखिए, दूर रहे मेरी बहन से, और वैसे ही वो आपके साथ नहीं रहना चाहती। आपने टॉर्चर किया मेरी बहन को। अब बस तलाक दे और जान छोड़े दुनिया की। आयशा बहादुरी से बोलती जाम का पारा हाई कर गई थी, और ये बात वो खुद भी नहीं जानती थी कि ओखली में साथ देने से उसका अपना नुकसान होगा। हाँ, वैसे भी आप दुनिया से काफी बड़े हैं, वो तो अभी बच्ची है, ये सब जानती भी नहीं है। और आप, ये सब नॉवेल्स में होता है, असल जिंदगी में इतना एज डिफरेंस हो ही नहीं सकता। आप तो मॉन्स्टर लगते हैं, और मेरी मसूब बहन तो एंजल की तरह है। तो रामी ने जो ही बोलते बोलते ऊपर देखा, यान की सुर होती रंगत और आंखों को देखकर चुप हो गई, और आहिस्ता से वो भी आयशा के पीछे छुप गई। यारम ने आगे बढ़कर आयशा से आयशा का बाजू पकड़कर सर पर किया और दुरिया को अपने सामने किया। काला डीला डाला सूट पहने गुलाबी रंगत में बिना मेकअप के भी हसीन लग रही थी कि कुछ देर तो यारम भी मसमनेस हुआ था मुकम्मल हुस्न देख के। काफी देर बाद दुरिया ने नजर यारम की तरफ उठाया तो वो उसी की जानब देख रहा था। दुरिया ने आहिस्ती से अपना हाथ छुड़वाना चाहा, मगर यारम की पकड़ इतनी भी हल्की नहीं थी कि वो अपना हाथ छुड़वाती और यारम छोड़ देता। यारम उसे वापस डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बिठाया और खुद भी हाथ वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गया। अरे, आप दोनों अभी तक यहीं पर खड़ी हैं, आप ही बैठ जाएं। कुछ नहीं कहता आपकी बहन को, बस कुछ बात करनी है, फिर चला जाऊंगा। यारम नरमी से इन दोनों की जानब देता फिर से दुनिया के जानब मतवज्जो हुआ था, जो कि हाथ छुपाने की नाकाम कोशिश करती है। एंजल, मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, तो फजूल कोशिशें भी मत करो। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आई समझ ये बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो, और खाना क्यों नहीं खा रही? यार नरमी से समझाता, वो आप छोटे छोटे नवाले बनाकर उसे खिला रहा था, और वो चुप करके खा रही थी, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि जयराम से उलझ थी। जबकि रामीन और आशा दुरिया को इतनी आसानी से खाना खाता देखकर एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे, क्योंकि पिछले एक घंटे से वो दुरिया की मिन्नतें करती, मगर दुरिया ने मुंह तक नहीं खोला था। यारम अभी वो भी खाना खिलाता कि दुरिया ने उसका हाथ रोक दिया था और उठकर अपने कमरे में चले गए थे। आशा उठी थी, मगर यारम ने इशारा कर उसको रोक दिया। मुझे एंजल से कुछ बात करनी है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस आधा घंटा, उसके बाद मैं खुद ही चला जाऊंगा। यारम ने आशा के कुछ पूछने से पहले अपनी बात कही थी, और वो भी उठकर दुरिया के कमरे की जानब चल दिया था। यार आपी, ये क्या था? आपने देखा ना कैसे दुरिया ने चुपचाप खाना खा लिया। एक सेकंड में मुझे लगता है कि जीजू को एक मौका मिलना चाहिए। वैसे वो कितने स्वीट से है ना, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, और वो क्या हुआ जो कि एज में बड़े हैं, वैसे भी वो दुरिया से कितना प्यार करते हैं। आई नो कि वो सब सेट कर लेंगे। रामी जोर से कहती आशा की जानब मुड़ी, और आशा की गुड़ी पर वापस बैठ गई थी अपनी कुर्सी पर। दुरिया ने कमरे में आते साथ ही दरवाजा लॉक किया और खुद भी वहीं पर बैठ गई। क्यों 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 आ जाती हैं आप मेरे सामने? जब मैं आपसे दूर हो जाना चाहती हूँ तो मत आया मेरे सामने। सब मुझसे आपकी वजह से नाराज है, चचा जान और चची जान, और मुझे भी नहीं पसंद। अब आप नहीं रहूंगी आपके साथ, बस मुझे नहीं रहना, बहुत बुरे हैं आप। दुरिया अपने आंसू साफ करती उठी ही थी जब कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। दुरिया दरवाजा खोला। मुझे तुमसे बात करनी है, मैं चला जाऊंगा फिर। यारम धीमे से कहता और दरवाजा दोबारा नॉक किया, मगर अंदर से कोई भी आवाज ना आई। दुरिया, मैंने कहा ना कि दरवाजा खोलो, जिद नहीं करते अच्छे बच्चे। चलो दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी। आप बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप चले जाएं यहाँ से बस। दुरिया ऊंची आवाज में बोली, और यहीं पर यारम के बर्दाश्त खत्म हुए थे। दुरिया, मैंने कहा ना कि दरवाजा खोलो। समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? यारम को गुस्से में देखकर दुरिया का खून खुश्क हुआ था, तभी आइस की दरवाजा खोलकर पीछे हुए थे। यारम ने अंदर दाल होते साथ ही दरवाजा बंद किया था और दुरिया को अपने करीब किया। क्यों ना जिद करती हो, जब जानती हो कि आना तुमने मेरे पास ही है? यारम ने कहा से दुरिया के कमर के गिर्द लपेटा, और दूसरे हाथ से दुरिया के चेहरे पर आई भी बालों की लिट को यारम ने कान के पीछे अरासा। दुरिया ने यारम के सीने पर दोनों हाथ ताकत से पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर यारम ने उससे और करीब कर लिया। माई डियर वाइफे,
यह गिफ्ट इतनी भी हल्की नहीं है कि तुम जैसी नाजुक लड़की उसे तोड़ सके। यह यारम शाह की गिफ्ट है, जिसे आज तक अपनी मर्जी से कोई भी आजाद नहीं हो पाया, तो खुद को हल्का करने की जरूरत नहीं है। यारम ने चेहरा उसके कान के करीब करके सरगोशी में कहा, जबकि दुनिया का उसे कुर्बत से बुरा हाल हुआ था। यारम ने दुनिया को इसी हाथ में साथ लगावे दीवार के सोफे पर अपने साथ बिठाया था, जबकि वो दूर होने की कोशिशों में लगे थे। दुनिया सीधे होकर बैठो। यारम ने सख्त लहजे में एक गुड़ी से नवाजते हुए उसका हाथ जोर से पकड़कर अपने करीब किया था। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम मेरे साथ जाओगी और वहां जो कोई भी तुमसे कुछ भी पूछे, तुमने बस यही कहना कि निकाह तुमने अपनी मर्जी से किया। गॉट इट? वो कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, मैं बहुत ही बुरा पेश आऊंगा। यारम की बात सुनकर दुरिया झटके से उससे पास से उठते हुए दूर हुए थे। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली और ना ही कुछ कन्फ्यूज करूंगी। आपने ये निकाह जबरदस्ती किया, वरना मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ। मुझे तलाक चाहिए, बस एक सेकंड भी नहीं रहना मुझे आपके साथ। दुनिया में इतनी हिम्मत ना जाने कहाँ से आई थी कि वो इतने दिन का गुबार आज निकाल गई थी। यारम इत्तेशाम में उठकर उसके पास आया, जोर से उसका जबड़ा बेचा के एक दफा तो दुनिया की जान हलक में आई थी। बहुत जुबान चलने लगी है ना तुम्हारी, जब प्यार से समझा रहा हूँ तो बात दिमाग में क्यों नहीं घुस रही? और ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम मुझसे अलग होगी या मैं तुम्हें खुद से अलग करूंगा। नो नेवर, सोचना भी मत, वरना तुम्हें अपने हाथों से गला घोंट कर मारूंगा। किसी दूसरे मर्द के लिए तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरी मलकियत हो और मैं बड़ा खुदगर्ज बंदा हूँ। जोर से उसका मुंह झटके थे, उसने कोट के बटन बंद किए थे। तुरिया तो उसके यूं जोर से रिएक्ट करने पर थर थर कांप रहे थे। आखिरी बार कह रहा हूँ कि कल सुबह तैयार है ना, 10 बजे। अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यारम उसे वार्न करता बाहर निकला और ना की सेहत में घर से बाहर निकल गया था। पीछे आयशा और रामीन उसके जाते दुरिया के कमरे में आई थी, जहाँ पर वो उसे उसी हालत में शौक सी खड़े थे। रामीन और आयशा जल्दी से दुरिया के पास आई, उसे गले से लगाया। इन दोनों का सहारा पाते दुनिया का सब टूटा था। वो फूट फूट कर रोई थी। आपी, मुझे नहीं रहना उसके साथ, वो बहुत साथ है, वो मुझे मारेंगे, प्लीज मुझे बचा लें, मुझे नहीं रहना उसके साथ। आशा ने बेबसी से दुनिया को देखा था और रामी ने आशा को। गुड़िया, कुछ नहीं होगा, ओके? आप तो इतनी ब्रेव हो ना, बिल्कुल नहीं डरती ना, तो बस रोना नहीं है। आप यहाँ पर बैठो और ध्यान से मेरी बात सुनो। आशा ने दुनिया को अपने साथ बैठ पर बिठाते हुए प्यार से पुचकारा था। देखो दुनिया, मेरी जान, एक ना एक दिन तो तुम्हारी शादी होनी है ना, तो आप यारम को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? ठीक है, वो एज में थोड़े बड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, और अभी भी उन्होंने आपकी किसी ना किसी बात पर ऐसे गुस्सा किया होगा, वरना ऐसे नहीं लगते वो तो। मेरी जान, आप ठंडे दिमाग से सोचो, वो गुस्सा ज्यादा करते हैं या प्यार? लेकिन फैसला आपका ही होगा। आखिरी कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। अगर डिवोर्स चाहिए तो भी हम तुम्हारे साथ हैं, अगर उनके साथ रहना है तब भी। अब भी रेस्ट करो और स्कूल से सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए। जिस चीज में तुम राजी होगी हमें मंजूर होगा, ठीक है गुड़िया? अब आराम करो आप, मैं और अम्मी चलते हैं, और जो भी फैसला होगा बिला झिझक मुझे बता देना। टेक केयर गुड़िया। आयशा ने दुनिया का हाथ थपथपाया और रामी के साथ बाहर आ गए। आयशा, आयशा पिया, अब दुनिया का क्या जवाब होगा? रामी ने आयशा के जेम्स वाले नजर से देखा। देखो रामी, उसका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा, और अगर वो याम के साथ भी रहना चाहती है तो भी मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी। अगर अलग होना चाहेगी तब भी। आशा रामीन से कहती अपने कमरे की जाना बढ़ गई थी और रामी उसके पीछे पीछे चल दे। यारम रात गए तक सड़कों पर गाड़ी दुराता रहा था और थक कर कराची के समंदर पर आ रुका था। रात का वक्त था, इसलिए समंदर में शोर मचाती लहरों के अलावा कोई भी शोर न था। चांद की 14वीं रात थी, इसलिए हर सू चांदी फैली हुई थी। यारम गाड़ी से निकलकर अब गाड़ी के साथ ही टेक लगाकर अब सिगरेट सुलगा रहा था। वो दुनिया से साथी से पेश आया था, मगर अब खुद को कोस रहा था कि उसने दुनिया को हर्ट क्यों किया। वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि उसके जाने के बाद दुनिया जरूर रोई होगी, और यही सब सोचते हुए उसे शदीद बेचैनी हो रही थी। एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा सिगरेट फूंका, मगर किस पल भी चैन नहीं था। कार से अल्कोहल वाली बोतल उठाकर उसने मुंह को लगाई। तकरीबन आधी से ज्यादा शराब पीने के बाद उसने बोतल मुंह से अलग की थी। वो कभी इतनी शराब नहीं पीता था, कभी किसी पार्टी में 1 या 2 पैक, मगर आज तो उसकी दुनिया ने उसे दूर जाने की बात की थी, और यही यारम के बर्दाश्त ने जवाब दिया था। क्यों? 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 आह, क्यों वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती? आह, क्यों? कितना प्यार करता हूँ उसे। याम ने मोबाइल की गैलरी से उसकी तस्वीर निकाली, उसकी मासूम से चेहरे पर नरमी से हाथ फेरा। तुम्हें कभी गुस्सा नहीं करूंगा, कभी नहीं मारूंगा, सॉरी मेरी जान, प्लीज। जब तुम दूर जाने की बात करती हो ना, तो मुझे लगता है कि मेरी सांस बंद हो रही है। अगर तुम मुझे छोड़ गई तो मैं मर जाऊंगा ना? अपने यारम को छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? हाँ बोलो।
यार मोबाइल में जगमगाती दुनिया की तस्वीर से यूं बातें करता जैसे वो सामने बैठी उसे सुन रही हो। इस वक्त वो अपने होशो हवास में न था। शर्ट के बटन खोले हुए थे, बाल बिखरे, शराब की आधी बोतल हाथ में पकड़े वो कोई और ही लग रहा था। ये वो यारम तो था ही नहीं जो किसी को अपने पास तक भटकने न देता था, और अब मजनू बना गाड़ी के साथ खुले आसमान तले रेत पर बैठा था। यारम न जाने कितनी देर वहां पर बैठा तस्वीर से बातें कर रहा था, जब कुछ ही फासले पर दो हेलो तेजी से उसकी अपनी जन्म आते हुए दिखाई दिए। यारम भाई, कब से ढूंढ रहे हैं आपको, किधर चले गए थे आप? घर में सब इतने परेशान हैं, क्या हाल बनाया हुआ आपने अपना? उठे घर चले। शाम के करीब बातें शुरू हो गया था, उसके साथ ही मुस्तफा भी था। रात जब मुस्तफा घर पहुंचा तो उसने समझा कि यारम से पहले घर आ गया होगा, क्योंकि ऑफिस से तो वो एक दिन 1 बजे से गायब था, बिना किसी को बताए। और अब रात के 10 बजे थे और यारम का कोई भी पता न था। काबिल पिकनिक आ रहा था तो आहर वो गे कहाँ? घर के सबसे बड़े भी नहायत ही परेशानी की हालत में थी, क्योंकि आज से पहले वो बिन बताए इतनी देर तक रात से बाहर नहीं रहा था। अक्सा बेगम को तो होल उठ रहे थे, ये सोच सोच के न जाने उनका बेटा किस हाल में होगा। आजम साहब और मिकाल शाह भी बार बार उसके नंबर पर कॉल्स करते, मगर वो अटेंड ही नहीं करता। मुस्तफा ने उमर को कॉल की थी, मगर उसके बारे में उसने भी लाइलमी का इशार किया था। काफी देर ढूंढने के बाद उमर को भी यारम की गाड़ी की लोकेशन मिली थी। उसने फौरन से पहले मुस्तफा को कॉल की और उमर की कॉल सुनते ऊन और मुस्तफा दोनों इकट्ठे निकले। और अब यारम को इस हाल में देखा वो दोनों फिक्रमंद हुए थे और उसे गाड़ी में बिठाया था। मुस्तफा कार ड्राइव कर रहा था, जबकि ऊन यारम के साथ ही बैठ गया था। मुस्तफा, वो मुझे कहती है कि मुझे छोड़ देगी। ऐसे कैसे छोड़ सकती है वो मुझे? मेरी बीवी है ना वो तो क्यों करती है मुझसे दूर जाने की बातें? कितना प्यार करता हूँ। और वो है कि समझती नहीं है, उसके बुढ़े चचे को मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर उसने दुनिया को मुझसे दूर करने की कोशिश भी की तो जान ले लूंगा मैं उसके। याम कभी गुस्सा होता और कभी बच्चों की तरह बात करता। उसे इस हाल में देखकर इन दोनों का दिल कट कर आ गया था। और अभी तो घर भी जाना था। उसे इस हालत में अगर सब देख लेते तो क्या असर होता उन सब पर, मगर उसके अलावा भी कोई भी चारा नहीं था कि वह सब लोग उनका ही इंतजार करते। वो घर पहुंच चुके थे और गाड़ी पोर्च में खड़ी करके अब जाम को बाहर निकाला तो बिल्कुल अपने हवासों में नहीं था। मिकाल शाह और आजम शाह जो ही लॉन्च के दरवाजे के जाना पड़े, यारम को और मुस्तफा के कांधों पर झूलता हुआ देखकर उन्हें दचका लगा था। और अक्सा बेगम की हालत भी कुछ अलग ना थी। मुस्तफा उन यारम को उसके कमरे में छोड़ आओ और बाकी सब भी अपने अपने कमरे में जाओ, जाके आराम करें। काफी रात हो गई है, सुबह बात करेंगे। आजम शाह ने सबको उनके कमरों में भेज दिया था और अक्सा बेगम को भी अपने साथ अपने कमरे में लिया थे। अब सुबह क्या होने वाला था ये तो कोई नहीं जानता था। पारस दुरानी जमात दुरानी का लाडला और इकलौता सपूत, मंझला और शरारती, हैंडसम भी था। उस पापा वो उतराता भी बहुत था। बहुत सी लड़कियों से उसकी दोस्त भी थी, मगर उसकी दोस्ती का उसने कभी गलत इस्तेमाल ना किया था। उसके पापा भी इकलौते थे, इसलिए दुनिया में उसका कोई भी रिश्तेदार ना था। दादा दादी की काफी साल पहले वफात हो चुकी थी। नल्यान में बस एक खाला और एक मामू थे। मामू के 2 बेटे थे, जबकि खाला की एक बेटी। वो सब मुल्क से बाहर रहते थे। वो टीवी लॉन्च में बैठा किसी गहरी सोच में गुम था जब जवेरिया यहाँ पर आए। यार बड्डी, क्या हुआ है? कितनी दिन से, जब से तुम पाकिस्तान आए हो ना, खोए खोए से हो। सब ठीक तो है ना? कल हाला भी कह रही थी कि पार्स को न जाने क्या हो गया, चुप चुप रहने लगा है। पहले जैसा नहीं है। अब तुम मुझसे शेयर कर सकते हो ना। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी एक इकलौती कजन और दोस्त हूँ, तो बस अब शुरू हो जाओ। जुवेरिया पारस की छोटी हाला की बेटी थी, जो कि बैरूनी मुल्क रहती थी। जुवेरिया के पापा का सारा बिजनेस अब्रॉड में था और बाकी फैमिली भी वहीं पर सेटल थी। मगर जुवेरिया का दिल वहां पर नहीं लगता था, इसलिए वो पाकिस्तान अपनी बड़ी खाला के घर डाले थे और यहीं पारस के साथ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे थे। पारस और वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, हर बात में दूसरे से बिलाजुजु कह दिया करते थे। बचपन से साथ था और जुवेरिया के दिल में न जाने कब पारस के लिए इतनी मोहब्बत बढ़ गई थी कि वो अपने पापा के बाहर वापस बुलाने पर भी वापस नहीं गए थे। वो डरती थी कि अगर वो वापस चली गई तो पार्स को कोई और पसंद ना आ जाए। मगर पार्स के दिल में ऐसा कोई भी जज्बा नहीं था। वो बस उसे अच्छी दोस्त और अच्छी कजन समझता था। और इस वक्त भी वो उस बारबी डॉल के बारे में सोच रहा था जो उसे दुबई एयरपोर्ट पर मिली थी। उसके बाद पार्स ने कराची की सड़कों पर, मार्च में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाहर भी उसे काफी तलाशने की कोशिश की थी, मगर बेसुध। हाँ, कुछ खास नहीं, बस यूं ही तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही काफी दिन से। तुम बताओ, कहीं जा रही हो तुम? उसे नक्शा सा तैयार देखकर स्पारस ने सवाली नजर से उसके जन्म देखा था। मैं नहीं, हम जा रहे हैं। सबसे पहले शॉपिंग, उसके बाद बाहर ही किसी रेस्टोरेंट में डिनर और उसके बाद आइसक्रीम और फिर घर। तो चलो आप जल्दी से उठो, बिल्कुल टाइम नहीं है, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। जुएरिया ने पारस को जबरदस्ती उठाया था। दिल ना चाहते हुए भी वो उठा था, क्योंकि वो अपनी अच्छी दोस्त को नाराज नहीं कर सकता था। ओके, मुझे बस 5 मिनट दे दो, मैं अपने रूम से वॉलेट और कार किस लेकर आता हूँ और मम्मा को भी बता दूंगा, वरना फिर परेशान होते रहेंगे।
पारस जुवेरिया को वहीं पर छोड़ता अपने रूम में गया था और वापसी पर अपनी मामा को बताकर वो कार पोर्च में आता जहाँ पर जुवेरिया उसी के इंतजाम में खड़े थे। चलें? जुवेरिया ने हंसते हुए हाँ में साइन लाया था। उसके साथ वाली सीट पर बैठ गए थे। पारस ने गाड़ी घर से बाहर रोड पर डाली थी और अब उनकी वापसी देर से होने वाली थी। आशा दुरिया के कमरे में आई थी जहाँ पर वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठी कोई फेरी टेल बुक खोले हुए बैठी थी। आशा मुस्कुराती उसके पास आई थी। क्या कर रही है मेरी गुड़िया? आशा ने प्यार से उसके बालों का सवारा था। कुछ नहीं आपी, ऐसे ही बस ये स्टोरीज पढ़ रही थी। दुरिया ने फीकी सी हंसी के साथ ही जवाब दिया था जैसे किसी उलझन में खोई हुई हो। गुड़िया क्या बात है, क्यों अपसेट हो? मुझे बताओ, मैं हेल्प करती हूँ। क्या बात परेशान कर रही है? आशा ने प्यार से पुचकारा था। दुरिया ने उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों पर लगाया था। अपिया, मैं बहुत उलझन में हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, क्या फैसला लूँ। अगर मैं चचा की बात मान लूँ और शाह से अलग हो जाऊँ तभी मैं सुकून से नहीं रह पाऊंगी। और अगर मैं शाह के साथ भी रहना चाहूँ तो मुझे हमेशा ये गिल्ट रहेगा कि मैंने अपने बाबा जैसे चाचा का मान तोड़ा। ये ठीक है कि शाह ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया, लेकिन एक दफा मेरा नाम उनसे जुड़ गया है तो वो कभी भी मुझे अलग नहीं होने देंगे। बस यही उलझन है मुझे। दुरिया ने साफ गोली से आशा को अपने दिल में उठते हुए तमाम अंदेशात बताए थे। आशा उसे अपने साथ लेकर बाहर लॉन में आए थे जहाँ पर शाम के धुंधले छा रहे थे। तमाम चुनिंद परिंद अपने घरों को लौट रहे थे। आशा ने दुरिया को लॉन में रखी कैन की कुर्सी पर बिठाया और खुद भी उसके सामने बैठ गए थे। देखो मेरी जान, ये सब फैसले इतने आसान नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। हमेशा यही नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं वो किसी हाल में नहीं रहने देते। इसलिए मैं सारा फैसला तुम पर छोड़ता है कि तुम खुद जो चाहती हो वो करो, बाकी सबको मैं मना लूंगी। आशा ने दुरिया का हाथ थपथपाया तो दुरिया ने मुस्कुराकर गर्दन हाँ में हिलाए। रामी अपी कहाँ है, क्या कर रही है? दुरिया ने यहाँ वहाँ नजरें दुराई थी मगर रामी कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। वो कमरे में बैठी नावल पढ़ रही है। आशा ने हंसते हुए कहा, अपिया बाहर चले आउटिंग के लिए। दुरिया ज्यादा देर तक बिना आउटिंग के लिए रह नहीं सकती थी। अभी अपनी आदत से मजबूर बाहर जाने के लिए बेताब थी। हाँ तुम जाओ, चेंज कर आओ, मैं तब तक खुद भी फ्रेश होती हूँ और रामी को भी उठाती हूँ। आशा दुरिया को उठाती खुद भी उठी थी, जबकि दुरिया अब बढ़ते हुए अंधेरे को देख के अपने कमरे में चलती थी। ना जाने आने वाला कल उसके लिए क्या नया पैगाम लेकर आने वाला था। ये सब सोचती वो आगे बढ़ गए। वो तीनों फाइक के साथ करीबी आइसक्रीम पार्लर आई थी। ये उन सब का फेवरेट आइसक्रीम पार्लर था। सब एक दूसरे से मजाक करती आइसक्रीम खा रही थी जब अचानक फाइक ने रामीन के कप से एक चम्मच पाकर अपने मुंह में लिया था और रामीन को यह सब अच्छा तो ना लगा मगर इग्नोर कर गए। वैसे दुरिया, सुना है तुम्हारा हस्बैंड काफी अमीर है, कैसे फंसाया तुमने? वो इतनी जल्दी तो किसी पर फिदा नहीं होता। मैंने सुना है उसके बारे में लड़कियों से दूर रहता है और काफी सख्त मजाज भी है। तो कहीं तुमने तो ऐसा कुछ ऐसा कहा ही होगा ना, वो तुम्हें अपनाने के लिए मजबूर हो गया होगा। I mean, कहीं तुमने उसे खुद अपने पीछे लट्टू ना किया हो। थोड़ी देर बाद ही फाइक ने तंज करती है दुरिया पर चलाता है क्योंकि वो किसी को खुश कहाँ दे सकता था। उसकी बात सुनकर सबको साम सूंघ गया था, जबकि दुरिया की आंखों में बाकायदा आंसू तैर रहे थे। फाइक, ये क्या बदतमीजी है? किस तरह से बात कर रही हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि अपनी छोटी बहन जैसी कजन से ऐसे बात कर रही हो तुम। आशा के साथ रामी भी शदीद गुस्से में थी। शायद तभी अचानक उसका हाथ उठा था। चिटा थप्पड़ की गूंज इतनी ज्यादा थी कि वहां पर मौजूद सब लोग उनकी जानब मतवज्जो हुए थे और एंट्रेंस से अंदर आते हुए पारस दुरानी ने भी इस थप्पड़ की आवाज सुनी थी और उसी तरफ चौंका देखा था जहाँ पर आशा, रामीन, दुरिया और फाइक मौजूद थे। दुरिया की पीठ पारस की जानब थी, तभी वो उसे पहचाना पाता, मगर आयशा और रामीन को देखकर उसे किसी की शबीह महसूस हुई थी। अगर ये थप्पड़ याद हुआ ना तो दोबारा किसी लड़के के किरदार पर बात नहीं करोगे तुम। घटिया तो तुम थे ही, मगर इस कदर होगी अंदाजा नहीं था हमें। चले आपी दुरिया, चलो घर। रामीन ने दुरिया का हाथ थामा और बाइक के जन्म कदम बढ़ा दिए थे और रामीन के साथ दुरिया को देखकर पारस को अनजानी सी खुशी हुई थी क्योंकि रामीन उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उफ, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, और तुम मिली भी तो कहाँ। पारस बिना एक भी मिनट भी आया कि वे उनके पीछे लगा और उनको आवाज देता, मगर उससे पहले ही वो लोग एक टैक्सी में बैठती हुई वहां से निकल गए थे। पारस वापस गाड़ी में आकर बैठा तो जुवेरिया ने अचंभे से उसकी जान देखा। पारस, आइसक्रीम कहाँ है? तुम तो यूं ही वापस आ गए। वो दोनों डिनर के बाद घर जा रहे थे जब रास्ते में आइसक्रीम पार्लर देखकर जुवेरिया ने उसे आइसक्रीम की फरमाइश की थी और वो गया भी था, मगर ऐसे हाल हाथ वापस आना जुवेरिया को कुछ ठीक न लगा। हाँ, वो अंदर माहौल कुछ अजीब सा था। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस आ गया। हम आगे से देख लेते हैं ना, कोई और पार्लर, डोंट वरी। पालू से गोलमल जवाब देता हुआ वहां से निकला था और गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी। अब आगे क्या करना था ये वो नहीं जानता था, मगर एक उम्मीद मिली थी उसे अपनी बारबी डॉल से मिलने की।
दुरिया ने उसकी महवियत नोट की तो नजरें झुका गई थी। तभी आशा किचन से बाहर आई। इन दोनों को ऐसे देखकर उसे हैरत हुई थी, मगर अच्छा भी लगा था। आशा के आने पर भी जब जानम का इत्तेकाफ ना टूटा तो आशा ने हल्का सा हनकोड़ा भरा और जाम ने मुस्कुराकर सर खुजाया था। आपका भाई नाश्ता बनाओ। और दुरिया तुम्हारा नाश्ता भी बना दिया, कर लो। नहीं आशा, हमें पहले देर हो चुकी है, दुरिया चले। जाम ने सहूलत से मना करते दुरिया से पूछा तो उसने इस बात में सह लाया। ओके आपी, मैं आ जाऊंगी जल्दी। दुरिया आशा के गले लगते हुए बोल तो आशा ने उसका माथा चूमा। खुश रहो दुरिया, मैं सच में तुम्हारे लिए खुश हूँ, और आराम से आना, कुछ खा लेना। ओके जाओ अब। दुरिया आशा के अलग होती भी जाम के पीछे चल दी थी। जाम ने आगे बढ़कर दुरिया के लिए फ्रंट डोर खोला था और दुरिया बैठ गई तो जाम ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और घूमकर ड्राइविंग सीट पर आया। गाड़ी ऑफिस जाने वाले रास्ते पर फुल स्पीड से दौड़ती कि एक दफा तो दुरिया भी डर गई। तकरीबन 15 मिनट में वो लोग ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद थे, जहाँ पर आधे से ज्यादा लोग हाल से बड़ा हुआ था। जहां आधे से ज्यादा हाल लोगों से भरा हुआ था। यारम को तो खैर इतने लोगों की मौजूदगी से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, मगर यहाँ वो अकेला नहीं था। दुरिया भी उसके साथ ही, जो इतने ज्यादा लोगों को देखकर खौफजदा हुई थी। यारम आगे बढ़ा मगर दुरिया वहीं पर जमी थी। यारम ने मुड़कर उसको देखा और फिर हाल की तरफ, जहाँ साहब की नजर उनकी तरफ थी। यारम ने दुरिया का हाथ मजबूती से थामा और उसे अपने साथ लिए हुए उनके लिए मुतसिस की गई नशीतों पर बर्चमान हुआ था। दुरिया के हाथ बार बार पसीने से भीग रहे थे, मगर यारम ने उसका हाथ भी अभी तक थाम रखा था। यार ने सबको इशारा किया, जिसका मतलब था कॉन्फ्रेंस शुरू की जाए। सर, मेरा नाम सुलेमान है और मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ। मैंने सुना है कि आपने काशिफ बेग, जो कि खुद एक मशहूर इंडस्ट्रियल है, उनकी भतीजी से निकाह नहीं किया, बल्कि बगैर निकाह के आप एक साथ रहती हैं। एक सहाफी ने सामने से जान के किरदार पर वार किया था, जबकि ये एक लाइव कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए उनकी कवरेज दुनिया भर में नशर हो रही और मलक भी यह कॉन्फ्रेंस देख रहा था। उसी ने इस सहाफी को ऐसा घटिया सवाल करने को कहा था ताकि उसे यारम शाह को गुस्सा आए और वो ऐसे में कोई गलती करे जिससे उसकी साख को नुकसान पहुंचे। मगर यारम ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो जानता था कि मलक कुछ ना कुछ जरूर प्लान करेगा, इसलिए उसने ठंडे दिमाग से काम लेना था। यारम ने उमर को इशारा किया, जिस पर उसने सर हिलाते हुए एक फाइल इस सहाफी की जानब बनाई, जिसमें यारम और दुरिया का नकानामा था। सुलेमान साहब, ये मेरा नकानामा है, जो कि जाली तो हो नहीं सकता, बेशक जांच से तस्दीक करवा ले। और दूसरी बात, किसी के किरदार पर बात करने से पहले आप जरा अपने किरदार पर भी तो नजरसानी कर ले कि आखिर कितने रुपयों में आपने अपने जमीन का सौदा किया। जब एक मजदूर की फैक्ट्री में मौत हुई थी और न्यूज कवरेज शायद आपने ही की थी, ये कहकर कि इस मजदूर की मौत शदीद बुखार की वजह से हुई है और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसे जहर देकर मारा गया था। ये बात शायद आप जानते थे, मगर इस इंडस्ट्री के मालिक ने आपको काफी सारी कैश देकर आपका मुंह बंद करवाया था। आई एम राइट। याम ने कुछ महीने पहले होने वाले एक केस की बात छेड़ी थी। उस सलमान साहब को पसीना आने लगे थे। इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं था, और वैसे भी ये मुझे फंसाने की साजिश है। सलमान साहब ने लड़खड़ाती हुई जुबान से कमजोर सी दलील दी थी, जबकि तमाम लोगों की नजरें अब सलमान साहब पर थी, जो बार बार माथे पर पसीना आ रहा था। यह सब सुनकर मलक अपनी जगह पर आग बगोला हुआ था, जबकि काशिफ बेग का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उन्होंने यारम के साथ दुरिया को भी देखा था, और फिर यारम के हाथ में कैद दुरिया के हाथ का मतलब साफ जाहिर था कि वो यारम से तलाक नहीं लेना चाहती है और किसी को कुछ पूछना है। यारम ने तमाम लोगों की तरफ देखा जिन्हें नफी में साइल लाया था, और यारम ने उमर को कुछ हदायत दी थी और दुरिया को वहां से उठाता हुआ अपने ऑफिस कैबिन के जाना बढ़ गया था। यारम दुरिया को अपने ऑफिस लाया था। वहां पर मौजूद तमाम वर्किंग स्टाफ उठकर खड़ा हुआ था और यारम के साथ दुरिया को भी वेलकम किया था। दुरिया यह सब देखकर काफी खुशी थी। यारम ने उसे अपने कैबिन में लाकर अपनी कुर्सी पर बैठाया था, जहाँ पर वो नर्वस हुई थी। शाह, मैं यहाँ पर कैसे बैठ सकती हूँ? ये तो आपकी चेयर है ना? दुरिया ने उसे देखते हुए कहा था, जो कि चेयर पर दोनों हाथ रख के उसके जन्म झुका था और दुरिया की पलकें झुकी हुई थी। यारम नरमी से उसका हाथ माथे पर और फिर उसकी आंखों पर बोसा दिया था। दुरिया ने साथी से आंखें और होंठ बीच लिए थे और यारम ने उसके होंठों पर फोकस करते उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर थोड़ा ऊंचा किया था, उसकी होंठों को अपने कैप में लिया था। दुरिया ने उसके कॉलर को साथी से दबोचा था, क्योंकि आहिस्ता था याम की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। उससे पहले कि उसका सांस बंद होता, उसने जोर से याम का कंधा झंझोड़ा तो वह पीछे हुआ। दुरिया की सांस अथर पथर हो गई। याम ने पानी उसकी जान बढ़ाया, जिसे दुरिया ने एक ही सांस में खत्म किया था। टेक इट इजी दुरिया, अभी से ये हालत हमारा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। याम ने सो मैंने बात कहकर दुरिया को डराया था या बताया था, मगर वह सच में डर गए थे। याम के सामने सोफा पर रिलैक्स होकर बैठा जब दरवाजा नॉक हुआ था। यस कम इन। यारम ने इजाजत दी तो उमर एक दो और लोगों के साथ अंदर दाल हुआ था, जिसके हाथों में मुख्तलिफ लाजमात की डिशेस थे। याम ने उन्हें अपने सामने रखे हुए कांच की मेज पर रखने को कहा। वो सब सेट करके जा चुके थे। याम ने दुल्हा को बुलाया, मगर वो अपनी जगह से एक इंच भी ना हिले। याम ने उठकर
पहले अपना कोट उतारा, उसके बाद कपलिंग्स खोलकर बाजू कोने तक फोल्ड किए, अपने कदम दुरिया के जानब बढ़ाए। दुरिया उससे अपने जान पड़ता हुआ देखकर एकदम चेयर से उठे थे। वो मुझे वॉशरूम जाना है। दुरिया की जुबान लड़खड़ाई, जबकि जाम ने कैबिन की एक तरफ बने वॉशरूम की जानब इशारा किया और वो बिना देरी किए वॉशरूम में घुस गए, जबकि जाम के चेहरे मुस्कुराहट फैल गए थे। पागल लड़की, मुझसे बचने के लिए वॉशरूम में घुस गई है। दुरिया जल्दी आ जाओ यार, क्या सारा दिन अंदर ही रहना है? खाना ठंडा हो रहा है, आ जाओ या मैं आऊँ? 5 मिनट तक जब दुरिया बाहर ना निकली तो जाम को आवाज देना पड़ा, जिसके 1 मिनट बाद ही वो बाहर थी और चुपचाप जाम से थोड़े फासले बैठी अब छोटे छोटे निवाले ले रही थी, मगर जाम की नजर मसा से उसी पर टिके थी। इतनी दूर क्यों बैठी हो जाम, मैं खा थोड़ी जाऊंगा? जाम ने उसे दूर बैठा देखा पूछा, और अब उसे क्या बताती कि वो भी तो यही सोची थी अगर जाम ने खाने के बजाय उसे खा लिया तो। दुरिया ने हल्की सी स्माइल पास की और दोबारा खाने की तरफ झुकी, जैसे उसे ज्यादा जरूरी काम और कोई हो ही ना। जाम उसको देखकर मुस्कुरा दिया।